इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया के बारे में देखेंगे। जैसे क्या है क्वेश्चन कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया यानी कि नॉन कंडक्टिंग मीडिया में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को आगे देखने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना हो कि आइसोट्रोपिक मीडिया क्या होता है। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जहाँ पे हम लोग किसी भी मतलब मीडिया में किसी भी डायरेक्शन में हम लोग अगर जाए तो उस डायरेक्शन में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हर एक डायरेक्शन में सेम होगा, किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये नॉन कंडक्टिंग मीडिया हुज प्रॉपर्टीज आर लाइक थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, परमिटिविटी, रेजिस्टेंस सेम इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक मीडिया। मतलब ऐसा मीडिया जिसमें कि किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मूव करें तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, कंडक्टिविटी हुआ, ये सब उसका हर एक डायरेक्शन में सेम ही रहता है। ठीक है, बदलता नहीं है। यानी हम ये मीडिया मान के चलते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं तो इस डायरेक्शन में भी उसका थर्मल एक्सपेंशन सेम होगा, या फिर रेजिस्टेंस, या फिर इस डायरेक्शन में भी हम लोग चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी इसका थर्मल एक्सपेंशन और रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो ये होता है आइसोट्रोपिक मीडिया। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे डिराइव किया जाता है इसमें। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एज वी नो दैट द मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन आर गिवन बाय, मैंने मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन क्या दिया गया है। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन डेल डॉट डी इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डाउ डी बाई डाउ टी होता है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डाउ वी बाई डाउ टी होता है। ठीक है, लेकिन फिर हम लोग क्या जानते हैं अलग से कि जे इक्वल टू जे का वैल्यू कितना होता है सिग्मा ई। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना होता है म्यू एच, और डी का वैल्यू हम लोग का कितना होता है एप्सिलॉन ई होता है। ठीक है, डी का वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं कि नॉन कंडक्टिंग मीडिया फिर आइसोट्रोपिक मीडिया के लिए हम लोग का क्या क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मीडिया के लिए हम लोग देखते हैं कि जो कंडक्टिविटी जो होता है सिग्मा उसका वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीडिया वी नो दैट कंडक्टिविटी सिग्मा वुड बी जीरो, सो दैट चूंकि जे इक्वल टू सिग्मा ई है और सिग्मा का वैल्यू जीरो हो जा रहा है तो जे का भी वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, और फिर देखते हैं कि रो का वैल्यू भी जीरो होता है, और रो क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है रो। ठीक है, तो सिग्मा और रो का वैल्यू जीरो हो जा रहा है जिसके कारण हम लोग का मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो अप्लाइंग दिस कंडीशन मैक्सवेल इक्वेशन फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडिया बिकम एज, मतलब नॉन कंडक्टिंग मीडिया के लिए मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन कैसा हो जाता है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डेल डॉट डी इक्वल टू जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेल डॉट इक्वल टू कितना था रो था, रो का वैल्यू हम लोग को आइसोट्रोपिक मीडिया के लिए हम लोग का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए डेल डॉट डी इक्वल टू कितना वैल्यू होगा जीरो हो जाएगा। ठीक, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, डेल क्रॉस एच इक्वल टू डाउ डी बाई डाउ टी होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो था हम लोग का फर्स्ट में तो वहाँ डेल क्रॉस एच इक्वल टू कितना था जे प्लस डाउ डी बाई डाउ टी था, लेकिन जे का वैल्यू जीरो हो चुका है इसलिए हम लोग का कितना बचेगा डेल क्रॉस एच इक्वल टू डाउ डी बाई डाउ टी बचेगा। ठीक है, और लास्ट इक्वेशन एज सेम रहेगा कि डेल क्रॉस ई इक्वल टू वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू माइनस डाउ वी बाई डाउ टी, या फिर इसे हम लोग उस वैल्यू को रख करके हम लोग लिख सकते हैं डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, या फिर डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो, और डेल क्रॉस एच इक्वल टू एप्सिलॉन डाउ ई बाई डाउ टी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू बाई डाउ एच बाई डाउ टी। ये वैल्यू कैसे आया? ये हम लोग का वेक्टर प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग लिखे हैं, और चूंकि डाउ डी बाई डाउ टी था यहाँ पे डाउ डी बाई डाउ टी था तो यहाँ पे इधर एप्सिलॉन डाउ ई बाई डाउ टी कैसे आया? क्योंकि डी का वैल्यू हम लोग का कितना होता है, डी का वैल्यू एप्सिलॉन ई होता है, तो और एप्सिलॉन एक स्केलर है इसलिए बाहर चला गया डिफरेंशिएशन से और डाउ ई बाई डाउ टी रह गया। ठीक है, और जो लास्ट टर्म था उसमें डाउ क्रॉस ई इक्वल टू हम लोग कितना था माइनस डाउ बी बाई डाउ टी था। ठीक है, लेकिन बी का वैल्यू हम लोग का कितना होता है म्यू एच होता है। ठीक है, इसलिए म्यू एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर है, इसलिए वो बाहर चला जाएगा और डिफरेंशिएशन में डाउ एच बाई डाउ टी रहेगा, माइनस साइन लगा हुआ रहेगा, माइनस साइन तो दिया हुआ इक्वेशन में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसे। तो आगे क्या है इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर एच, मतलब मैग्नेटिक वेक्टर एच का प्रोपोगेशन इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2c, हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन लिखे थे उसमें से इसे इक्वेशन दिया गया है, हर कोई क्वेश्चन दिया गया है डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो को टू ए, डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो को टू बी, और डेल क्रॉस एच का वैल्यू को इक्वल टू एप्सिलॉन डाई को कितना वैल्यू लिया गया है टू सी, और डेल क्रॉस ई का वैल्यू का हम लोग कितना लिखे हैं माइनस टू डी जो इक्वेशन है। ठीक है, तो उसका हम लोग आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर एच। मैग्नेटिक वेक्टर एच का हम लोग प्रोपोगेशन इक्वेशन देखते हैं। तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2c, हम लोग इक्वेशन 2c का कर्ल लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू एप्सिलॉन डेल क्रॉस डाउ ई बाई डाउ टी होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग वेक्टर प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो डेल इंटू डेल डॉट एच माइनस डेल डॉट डेल इंटू एच इक्वल टू एप्सिलॉन डाउ बाई डाउ टी,
और डेल डिफ्रेंशिएशन बाहर चला गया और वेक्टर अंदर चला गया, तो डेल क्रॉस ई हो जाता है। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, डेल इंटू डेल डॉट एच, और डेल डॉट डेल था तो डेल स्क्वायर हो जाएगा, एच इक्वल टू एप्सिलॉन डाउ बाई डाउ टी और डेल क्रॉस ई। ठीक है, लेकिन हम लोग इक्वेशन 2b और 2d से हम लोग क्या जानते हैं, जब पिछला साइड हम लोग का क्वेश्चन 2b और 2d था, 2b और 2d क्या था, 2b में था डेल डॉट एच का वैल्यू 0 होता है, और 2b और 2d था, 2d का वैल्यू कितना, डेल क्रॉस ई का वैल्यू कितना होता है, माइनस म्यू डाउ एच बाई डाउ टी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो डेल डॉट एच का वैल्यू 0 होता है और डेल क्रॉस ई का वैल्यू माइनस म्यू डाउ एच बाई डाउ टी होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे ऊपर, तो क्या हो जाता है कि ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, डेल डॉट एच था वो टर्म 0 हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर एच इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डाउ स्क्वायर एच बाई डाउ टी। ठीक है, तो अब इसे हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो क्या होता है, डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू एप्सिलॉन डाउ स्क्वायर एच बाई डाउ टी। ठीक है, अब इसे एक साइड इक्वेट करते हैं तो हम लोग को कितना आता है, 0 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग लेते हैं डेल स्क्वायर एच माइनस 1/v²। 1/v² कैसा है, क्योंकि v का हम लोग का जो v² का वैल्यू कितना होता है, 1/म्यू एप्सिलॉन होता है। ठीक है, जो कि एक फेज वेलोसिटी होता है, तो वहाँ पे म्यू एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग रखते हैं v²। ठीक है, 1/v²। तो ये हम लोग का जो इक्वेशन 4 आता है, यही हम लोग का वेव इक्वेशन है फॉर मैग्नेटिक वेक्टर एच के लिए। ठीक है, दिस इक्वेशन 4 इज द वेव इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर एच फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडिया। अब हम लोग आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एच इलेक्ट्रिक वेक्टर ई के लिए हम लोग देखते हैं प्रोपोगेशन इक्वेशन। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग जो देखे वो एच के लिए था, ये अभी जो है इलेक्ट्रिक वेक्टर ई के लिए है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2d वी गेट, हम लोग इक्वेशन 2d का कर्ल लेते हैं, तो कर्ल लेने से क्या होता है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस म्यू डाउ एच बाई डाउ टी हो जाता है। ठीक, इसे फिर से हम लोग वेक्टर प्रॉपर्टी से सोल्व करते हैं, तो क्या आता है, डेल डॉट ई माइनस डेल डॉट डेल इंटू ई इक्वल टू माइनस म्यू डाउ बाई डाउ टी इंटू डेल क्रॉस एच। ठीक है, इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2a एंड 2c, 2a और 2c का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इसमें। ठीक है, तो 2a और 2c का क्या क्या वैल्यू है, डेल डॉट ई इक्वल टू 0 होता है, डेल क्रॉस एच इक्वल टू एप्सिलॉन डाउ ई बाई डाउ टी होता है। तो इस वैल्यू का हम लोग इक्वेशन 5 में रखते हैं, तो क्या आता है हम लोग वो देखते हैं। तो उसको पुट करने से हम लोग का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डाउ स्क्वायर ई बाई डाउ टी स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग का वैल्यू आता है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डाउ स्क्वायर ई बाई डाउ टी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है। इसे सॉल्व करने पे फिर से हम लोग म्यू एप्सिलॉन का वैल्यू 1/v² रखते हैं, तो फिर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, डेल स्क्वायर ई माइनस 1/v² डाउ स्क्वायर ई बाई डाउ टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो हम लोग का प्रोपोगेशन इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रिक वेक्टर एच के लिए। ठीक है, इक्वेशन 6 इज द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक वेक्टर ई। ठीक है, इतना हम लोग निकाल चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि सपोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, देन सपोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कि जेड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक, तो हम लोग का जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब डाउ बाई डाउ एक्स इक्वल टू डाउ बाई डाउ वाई इक्वल टू 0। ये दोनों कंपोनेंट 0 हो चुका है हम लोग का, तो हम लोग का केवल जेड कंपोनेंट बचता है, तो डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डाउ बाई डाउ जेड। यहाँ पे जो के है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर इक्वल टू डाउ स्क्वायर बाई डाउ जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि के इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, देन इक्वेशन 4 एंड 6 कैन बी रिटेन एज इक्वेशन 4 जो प्रोपोगेशन इक्वेशन फॉर एच आया है, प्रोपोगेशन इक्वेशन फॉर ई आया है, उसका हम लोग ट्रांसफॉर्म करके कैसे लिखते हैं, जेड कंपोनेंट के टर्म पे लिखा जा रहा है, तो डाउ स्क्वायर एच बाई डाउ जेड स्क्वायर माइनस 1/v² इंटू डाउ स्क्वायर एच बाई डाउ टी स्क्वायर इक्वल टू 0। और ई के लिए कितना होगा, डाउ स्क्वायर ई बाई डाउ जेड स्क्वायर माइनस 1/v² इंटू डाउ स्क्वायर ई बाई डाउ टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन 7 ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, इक्वेशन 7 ले लेते हैं। अब हम लोग का चूँकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन कैन बी रिटन है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस के जेड, और एच के लिए
एच इक्वल टू एच नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है। इसे इक्वेशन 8 ले लेते हैं, ठीक। जहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक। के हो गया वेव नंबर, यहाँ पे जो के है, ठीक, और यहाँ पे जो के था, ये दोनों के डिफरेंट है, ठीक है। ये था यूनिट वेक्टर और ये जो के है जो कि ये वेव नंबर है और इसका वैल्यू 2π/λ होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग वन ऑफ इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 में से किसी एक इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट पे, विथ रिस्पेक्ट टू जेड एंड टी। हम लोग जेड और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 8 का कोई भी इक्वेशन को। तो हम लोग देखते हैं कि डाउ ई बाई डाउ जेड इक्वल टू कितना आता है, माइनस जे के ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है। तो उसे सॉल्व करने पे कितना हम लोग का वैल्यू आता है, चूंकि ई नॉट ई टू द पावर आई जे ओमेगा टी माइनस के जेड, तो वैल्यू हम लोग किसका है, ई का है, इसलिए हम लोग का एक्स्ट्रा आया क्या, माइनस जे के बस, और ई तो अपने जगह पे है, माइनस जे के ई, ठीक है। और इसे टी के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डाउ ई बाई डाउ टी इक्वल टू जे के ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस के जेड। इसे फिर सॉल्व करते हैं तो जे ओमेगा ई आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डाउ ई बाई डाउ जेड, तो हम लोग डाउ बाई डाउ जेड को हटा देते हैं, तो बचता क्या हम लोग का, केवल ई बचता है, ठीक। तो हम लोग डाउ बाई डाउ जेड को क्या मान लेते हैं, माइनस जे के, क्योंकि डाउ ई बाई डाउ जेड को सोल्व किया तो माइनस जे के आया है। तो इसे हम लोग इस टर्म में देख सकते हैं कि डाउ बाई डाउ जेड का वैल्यू माइनस जे के है, ठीक है, और ई है, क्योंकि यहाँ पे डाउ बाई डाउ जेड इंटू ई है ना, तो यहाँ पे माइनस जे के है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं डाउ बाई डाउ जेड को माइनस जे के, और डाउ बाई डाउ टी को हम लोग ले लेते हैं जे ओमेगा, ठीक है। इसे हम लोग रख लेते हैं लेके, ठीक है, इक्वेशन 9 में रख लेते हैं, इसका आगे यूज है, ठीक है। तब हम लोग इतना निकाल चुके हैं। अब हम लोग का मेन चीज़ आता है कि हम लोग को निकालना है इसका प्रॉपर्टीज़, जैसे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ई एंड एच, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर एच और मैग्नेटिक वेक्टर एच है, उसका हम लोग को ट्रांसवर्स नेचर निकालना है, ठीक। ट्रांसवर्स नेचर कहने का मतलब द वेक्टर ई एंड एच है ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ट्रांसवर्स करने का मतलब यह कहा जा रहा है कि जो ई वेक्टर है और एच जो वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकाल देते हैं तो क्या हम लोग का प्रूफ हो जाएगा कि जो ई और एच वेक्टर जो है हम लोग का ट्रांसवर्स इन नेचर है, ठीक है। तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पर इट कैन बी शोन एज फॉलो फ्रॉम इक्वेशन 2a। हम लोग इक्वेशन 2a को लेते हैं शुरू से, ठीक है। तो 2a को लेते हैं तो 2a में क्या था, डेल डॉट ई इक्वल टू कितना था, 0 था, ठीक। बट डेल इक्वल टू के डाउ जेड, डाउ बाई डाउ जेड है, ठीक है। हम लोग ले चुके हैं अभी पिछले सेक्शन में हम लोग ले चुके थे कि डेल इक्वल टू के डाउ बाई डाउ जेड होता है, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या होगा कि डेल का वैल्यू तो हम लोग का के डाउ बाई डाउ जेड है, ठीक है। तो डेल के जगह में हम लोग रखते हैं के डाउ बाई डाउ जेड डॉट ई इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि के इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन विच इज जेड एक्सिस। हम लोग का यहाँ पे जो के है वो यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस पे है, ठीक है। क्योंकि हम लोग शुरू में ही ले चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जेड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के जे के डॉट ई, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू ले चुके हैं पहले, डाउ बाई डाउ जेड का वैल्यू माइनस जे के ले चुके हैं, ठीक। इसलिए माइनस लगा हुआ है के जे, ये के यूनिट वेक्टर है, ये के हम लोग का क्या है, वेव नंबर है। मैंने बार इसे बोला है कि ये जो के है यूनिट वेक्टर है, ये जो के है वेव नंबर है, इसका वैल्यू 2π/λ होता है, ठीक है। डॉट ई, तो हम लोग इसे वेव क्या बोलते हैं, वेव नंबर, और ये जो के है इसे उस साइड ले जाते हैं तो ये 0 हो जाता है, बचता है हम लोग का केवल यूनिट वेक्टर के और बचता है ई, ठीक है। तो के डॉट ई का वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये एक डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, हम लोग एक बार डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग का क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है, ठीक। तो ये कोस थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है, ठीक। तो ये टर्म हम लोग का 0 हो जा रहा है। तो ये 0 कब होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस 90 का वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं, अगर 90 डिग्री रखते हैं और बी के बीच में हम लोग, तो क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू 0। क्यों, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू हम लोग का 0 होता है, ठीक। तो ए डॉट बी इक्वल टू वैल्यू हम लोग कितना है, 0, मतलब ए और बी का बीच हम लोग का कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो यूनिट वेक्टर के है और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर ई है उसके बीच का एंगल का कितना बन रहा है यहाँ पे डिग्री, 90 डिग्री का बन रहा है, जो कि हम लोग को शो कर रहा है कि के और ई जो वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। विच शोज दैट के एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सिंस के पॉइंट्स इन जेड डायरेक्शन, और के जो डिनोट कर रहा है जेड डायरेक्शन पे डिनोट कर रहा है, इसलिए हम लोग का ई का एक भी कंपोनेंट जेड डायरेक्शन पे नहीं होगा, ठीक।
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि नो कंपोनेंट ऑफ ई लाइज इन जेड डायरेक्शन, देयरफॉर ई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2b, हम लोग इक्वेशन 2b लेते हैं तो क्या होता है, k डॉट एच इक्वल टू कितना वैल्यू हम लोग का आता है, k डॉट एच इक्वल टू कितना वैल्यू हम लोग का आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से क्या जान रहे हैं कि k डॉट एच का वैल्यू 0 हो जा रहा है, मतलब k और h एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उसी को मैंने वर्ड्स में लिखा है कि इम्प्लाइंग दैट h इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दस एच जेड इक्वल टू 0। तो चूंकि के जो यूनिट वेक्टर वो जेड डायरेक्शन पे है, और इसलिए एच का जो जेड कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच और ई जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एच एंड ई आर ट्रांसवर्स इन नेचर, क्योंकि जो के जो है वह एच के एक बार डॉट प्रोडक्ट है और के जो है एक बार ई के डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एच एंड ई आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसवर्स नेचर ऑफ एच एंड ई प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग इंट्रिंसिक इम्पिडेंस देखते हैं। ठीक, इम्पिडेंस देखते हैं, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। तो फ्रॉम इक्वेशन 2c एंड 2d यूजिंग इक्वेशन 9 वी गेट, इक्वेशन 2c और 2d लेते हैं हम लोग, किसका इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन 9 का यूज करते हुए। मैंने बोला था इक्वेशन 9 का यूज होगा। तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन डाउ ई बाई डाउ टी होता है। ठीक है, तो डाउ बाई डाउ टी को हम लोग कितना ले चुके हैं, जे ओमेगा। ठीक है, तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन जे ओमेगा ई। ठीक है, उसी तरह ई के लिए हम लोग देखते हैं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच होता है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, डेल इक्वल टू के डाउ बाई डाउ जेड। ठीक है, लेकिन डाउ बाई डाउ जेड का वैल्यू कितना है, जे के होता है। ठीक है, हम लोग इक्वेशन 9 में लिख चुके हैं, डाउ बाई डाउ जेड का वैल्यू माइनस जे के होता है। ठीक है, तो इसलिए कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, माइनस जे के। फिर से ये क्या आया है, मतलब ये वेव नंबर है और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 10 बिकम्स एज माइनस जे के क्रॉस एच हो जाएगा, ये जो इक्वेशन में चेंज हो गया, फिर से इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, और फिर से सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, माइनस जे के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच। इसे इक्वेशन 11 ले लेते हैं। ठीक है, देन इक्वेशन 11 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो के है ये वेव नंबर है, और ये जो के था ये क्या हम लोग का था, यूनिट वेक्टर था। ठीक है, तो के और ई जो है दोनों वेक्टर है, और लेकिन जो ये जो के है ये है वेव नंबर, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो माइनस जे के इसे ब्रैकेट में रखते हुए के क्रॉस आई ई एक्स, क्योंकि जो ई का कंपोनेंट है वो जेड पे लाइज नहीं करता है, इसलिए इसे एक्स पे लाइज करना होगा या फिर वाई पे लाइज करना होगा। तो इसे एक्स पे लाइज करवाते हैं यहाँ पे हम लोग, और इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू जे एच वाई लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अगर ई जो हम लोग का एक्स पे लाइज कर रहा है तो एच हम लोग का वाई पे लाइज करना होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं ना ई का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन पे लाइज कर रहा है, ना एच का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन पे लाइज कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों का किसी एक्स में या फिर एक्स में लाइज करेगा या फिर वाई पे लाइज करेगा। ठीक है, सिंस ई इक्वल टू आई एक्स हम लोग ले चुके हैं एंड एच इक्वल टू जे एच वाई, वेयर आई एंड जे डिनोट यूनिट वेक्टर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों को समझाया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि वेक्टर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब हम लोग इसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज पे मूव करते हैं तो हम लोग का चेंज हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो के क्रॉस आई का वैल्यू क्या हो जाता है, जे हो जाता है वेक्टर प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस जे के जे ई एक्स इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू जे एच वाई। तो इधर का जे दोनों जे और इधर का दोनों जे कट चुका है। ठीक है, इधर पे बचा वेव नंबर के इंटू ई एक्स, और इधर क्या बचा, ओमेगा म्यू एच वाई। ठीक है, तो ई एच वाई को इधर ले आते हैं, ई एक्स बाई एच वाई इक्वल टू ओमेगा म्यू, और ये वेव नंबर नीचे चला जाएगा। तो आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। सिंस द वेव नंबर इज के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, के वेव नंबर का वैल्यू हम लोग कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म पे हम लोग लिखते हैं तो 2 पाई एफ बाई बी होता है। ठीक है, लेकिन 2 पाई एफ हम लोग का क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसलिए 2 पाई एफ को हम लोग ओमेगा लिखेंगे, तो के इक्वल टू ओमेगा बाई वी। ठीक है, अब हम लोग v इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू ई होता है, जो कि फेज वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसका वैल्यू पुट करते हैं तो k इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू ई आता है। तो देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन 12 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 12 को हम लोग
देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ई एक्स बाई एच वाई इक्वल टू ओमेगा म्यू बाई ओमेगा अंडर रूट म्यू ई म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। तो ओमेगा ओमेगा कट चुका है हम लोग का, नीचे अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन है, ऊपर में सिंगल म्यू है, तो म्यू कट जाएगा अंडर रूट म्यू, तो बचेगा क्या अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन, उसी को मैंने हाफ करके दिखाया। ई एक्स बाई एच वाई इक्वल टू म्यू बाई एप्सिलॉन का पावर 1/2 है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन 13 रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग इम्पिडेंस ऑफ द स्पेस। जो हम लोग का इक्वेशन 13 है, यही हम लोग का इंक्रीजिंग इम्पिडेंस ऑफ द स्पेस है, ठीक है। अब हम लोग वेलोसिटी देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है, कैसे आता है आइसोट्रोपिक मीडियम पे वेलोसिटी कितना रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सिंस द फेज वेलोसिटी इज गिवन बाई, फेज वेलोसिटी कैसे दिया जाता है, v इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। अभी मैंने ऊपर लिखा था कि v इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन होता है, ठीक है। लेकिन म्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू आर म्यू नोट होता है, ठीक है, जो कि म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी है, म्यू नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो उसी का वैल्यू यहाँ पे रखा गया है, v इक्वल टू 1/√μ आर म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, v इक्वल टू सी बाई अंडर√μ आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। जहाँ पे c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू हम लोग का कितना है 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट। ये वेलोसिटी इन फ्री स्पेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी इन फ्री स्पेस है, ठीक है। और ये जो हम लोग का वेलोसिटी आ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए है, ठीक है। तो इस पर हम लोग कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। सिंस म्यू आर ग्रेटर देन 1 एंड म्यू आर एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। इतना ये करने से हम लोग क्या पाते हैं कि जो v है वो लेस देन है c से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी है वो आइसोट्रोपिक मीडियम में कम होगा और फ्री स्पेस में ज़्यादा होगा, वही चीज़ से कंक्लूड होता है, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है कि दस इन आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग मीडिया द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस, ठीक है। और हम लोग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स देखते हैं, जो कि इस टॉपिक का खास चीज़ें है, खास टॉपिक है इस मतलब हेडिंग का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इक्वल टू c बाई v, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं n इक्वल टू c बाई अंडर√μ आर एप्सिलॉन आर। कैसे आया ये, यूजिंग इक्वेशन 14। हम लोग इक्वेशन 14 में कुछ चीज़ निकाल चुके हैं अभी। इक्वेशन 14 क्या है देखिए, v इक्वल टू c बाई अंडर√μ आर एप्सिलॉन आर। इसी इक्वेशन का यूज़ वहाँ पे किया है कि v के जगह में हम लोग रख देते हैं वैल्यू c बाई अंडर√μ आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो हम लोग का ये c कट चुका है और ये ऊपर जाएगा तो अंडर√μ आर एप्सिलॉन आर आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉन कंडक्टिंग मीडिया के लिए μ r इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, सो दैट n इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। तो इसे रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन आर। देन दिस इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडिया। यही हम लोग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है नॉन कंडक्टिंग मीडिया के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।